विशालपुर एक ऐसा गांव था जहां तालीम की कमी थी। पता नहीं विशालपुर को ऐसा कौन सा श्राप लगा था कि कोई बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं था। ताज्जुब की बात ये थी कि पूरे गांव में एक ही आदमी ऐसा था जिसने 10वीं तक तालीम पूरी की थी और उसका नाम था बुट्टुकनाथ। बटुकनाथ जी, कस्बे में पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इस दिक्कत को मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें करना क्या है बेटा, सरपंच को लिफाफा लिखो, अपनी दिक्कत बताओ, 2 दिनों में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वो चिट्ठी हम कैसे लिखें? आप ही लिखा दीजिए। क्यों नहीं, आखिर हमारा जन्म तुम लोगों की अच्छाई के लिए ही हुआ है। सही कहा। गांव के लोग बट्टुकनाथ की सलाह को आखिरी सच मानते थे। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनसे पूछना जरूरी समझते थे, जिसकी वजह से वो खुद को गांव वालों से बड़ा समझने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक नया टीचर आता है, पंकज। वो बर्ताव से सीधा, सुसंस्कृत और ज्ञान का सच्चा उपासक था। उसका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में तालीम की रोशनी फैलाना था। बच्चों, चलो सब रोहित का तालियों से स्वागत करो। देखा बच्चों, रोहित के वफादारी से पढ़ाई करने का नतीजा आज वो पूरे जिले के स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पहला आया है। अगले हफ्ते कस्बे में सबके सामने उसकी मेहमान नवाजी भी होगी। ओह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी कोई अच्छी बात है, वो बताऊं? क्या? वो अच्छी बात यह है कि रोहित की तरह ही अगर तुम सब भी वफादारी से पढ़ाई करोगे तो तुम सब भी इम्तिहान में पहले आ सकते हो, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो। जरूर टीचर, अब हम रोज स्कूल आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पंकज के आने से बच्चों का नियमित स्कूल में जाना शुरू हो चुका था। साथ ही उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को भी तालीम की अहमियत समझाना शुरू कर दिया था। क्यों रे रामू, तुम अपनी घर की मरम्मत करवाने के लिए सरकारी फॉर्म भरने वाला था ना? उसका क्या हुआ? वो तो मैंने भर दिया। भर दिया? वो कैसे? वो क्या है ना बटुकनाथ जी, मास्टर जी ने हमें फॉर्म भरने की सारी जानकारी दे दी, इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया। ये भी ठीक है। एक दिन बुट्टुकनाथ गांव में घूमने निकला। तभी उसकी नजर स्कूल के मैदान पर पड़ी। उसने देखा कि पंकज बच्चों के साथ मैदान में था और उनके साथ बातें कर रहा था। अरे वाह मास्टर जी, यहाँ पर तो बढ़िया पढ़ाई हो रही है। जी, बच्चे बेचारे रोज एक ही कक्षा में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ मैदान में लेकर आया। अच्छी बात है। अरे मोटू, अरे ओ बच्चे, इधर आओ। क्या हुआ बटुकनाथ जी? जाओ उस ठेले में से मेरे लिए एक पान लेकर आओ। बुट्टुकनाथ की ये हरकत देख पंकज नाराज हो गया। अरे रे, आप ये क्या कर रहे हैं बटुकनाथ जी? मतलब आप देख रहे हैं ना कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, उसके बीच में आकर आप इस तरह से बच्चों को काम करने के लिए नहीं कह सकते। क्यों नहीं, मैं जरूर कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं ठहरा बुजुर्ग आदमी, घुटनों के दर्द से जकड़ा हुआ। अब इस हालत में पान के ठेले पर जाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं इस बच्चे को यहाँ से जाने के लिए हुक्म नहीं दे सकता। आप एहसान करके किसी और से पान ले लीजिए। पंकज की ये बात सुनकर बुट्टुकनाथ आग बबूला हो गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर वहाँ गांव वालों को इकट्ठा किया। देख रहे हो कस्बे वालों, ये मास्टर अपने बच्चों को बड़ों की इज्जत कैसे नहीं करना चाहिए ये पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं बटुकनाथ जी? तो क्या गलत कहा? अभी मैंने उस बच्चे को एक काम बताया तो उसके ऊपर ये महाशय रौब जताकर बोलने लगे कि इस बच्चे को किसी की भी बात सुनने की इजाजत नहीं है सिवाय मेरे। अरे ये सब क्या है? अच्छी बात नहीं है ये। अरे ये सब क्या है? ये बहुत अच्छी नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। ये क्या कह रहे हो तुम? देखिए, आपको भी पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक तो मैं यहाँ बच्चों को पैराशूट कैसे बनाते हैं वो चुपचाप सिखा रहा था, साइंस का ज्ञान दे रहा था। उस बीच आप आए। इतना ही नहीं,
पढ़ाई के बीच में ही आपने एक बच्चे को पान के ठेले पर भेजा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसे कोई हुक्म नहीं दिया। हाँ, ये ठीक बोल रहे। ये बटुकनाथ पागल हो गया है। हाँ, इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। पंकज के जवाब से बटुकनाथ मुंह के बल गिर चुका था। उस पर लोगों की बातें सुनकर और हड़बड़ा गया। उस भीड़ में से कोई सामने आकर बटुकनाथ को कुछ उल्टा सीधा बोले, उससे पहले ही बटुकनाथ ने चालाकी से बात घुमा दी। देखो, तुम ये पढ़ाई का घमंड मुझ पर मत दिखाओ, समझे? तुम क्या कह रहे थे? पैराशूट के बारे में सिखा रहे थे, विज्ञान का ज्ञान दे रहे थे। तुम्हें क्या लगा मुझे कस्बे के बच्चों की परवाह नहीं है? देखो, तुम तुम्हारा घमंड अपने पास ही रखो। ऐसे विज्ञान के तरीके मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। अच्छा, हाँ, और ये पैराशूट के बारे में तुम बच्चों को बता रहे हो ना? इसे तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, वो भी अपने बाबूजी की धोती से। पैराशूट और धोती से? वाह रे वाह बटुकनाथ जी, आपके पास तो इजाद का खजाना है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने इस धोती के पैराशूट का इजाद कस्बे के बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? हाँ बटुकनाथ जी, मास्टर जी ठीक कह रहे हैं। पंकज की ये बात सुनकर बटुकनाथ और गड़बड़ा गया। जिस बटुकनाथ को पैराशूट का प भी नहीं पता था, उसे अनजाने में पंकज ने चुनौती देकर अपने जाल में फंसा लिया था। हाँ, ठीक है, कल इसी वक्त इसी जगह पर मैं अपना इजाद सबको दिखा दूंगा। ये बटुकनाथ की जय। सबके सामने पंकज की कही बातों को बटुकनाथ ने मंजूर तो कर लिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि एक दिन में अच्छा पैराशूट बनाना सीखना, और वो भी धोती का। उसने अपने मोबाइल पर पैराशूट बनाने की विधियां खोजने की कोशिश की। हालांकि तकनीक और अंग्रेजी भाषा की जानकारी के अभाव में वो कुछ समझ नहीं पाया। उसकी मायूसी और बढ़ गई। बटुकनाथ, ये तूने क्या कर दिया? पंकज को सबक सिखाने के चक्कर में तू फंस गया। अब एक दिन में तू क्या करेगा? नहीं, कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो सोचो। अगले दिन लोगों के सामने अपना तमाशा न हो, इसलिए बटुकनाथ ने एक साजिश रची और वो मैदान में पहुंच गया। अरे रे बटुकनाथ जी, ये आपके हाथ पर पट्टी क्यों है? आपके हाथ को क्या हुआ? अब क्या कहूँ मास्टर जी, कल यहाँ से घर लौटा और आज की तैयारी कर रहा था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। बटुकनाथ जी, फिर आपको इस हालत में यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कैसे? मैंने कल सबसे वादा किया था, उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। नहीं बटुकनाथ जी, अब घर जाकर आराम फरमाइए। आपका आविष्कार हम फिर कभी देख लेंगे। अगर आप सब इतना ही कह रहे हैं तो ठीक है, हम फिर कभी मिलते हैं, तब मैं आप सबको मेरा इजाद दिखा दूंगा। बटुकनाथ का जवाब नहीं। उसने चालाकी से सबके सामने हाथ टूटने का बहाना बनाया और सबकी सहानुभूति प्राप्त की। सबको अपने जाल में फंसाकर बटुकनाथ चुपचाप वहाँ से जा ही रहा था कि पंकज ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख ली। बेटा, तुम अभी यहाँ से भागते हुए बटुकनाथ जी के पास जाओ और उन्हें जोर से धक्का मारो। पंकज की बात सुनकर राजू ने जोर से भागकर बटुकनाथ को धक्का दिया, जिसकी वजह से बटुकनाथ ने खुद को बचाने के लिए अपने टूटे हुए हाथ का इस्तेमाल किया। अरे रे, ये क्या कर दिया? बटुकनाथ जी, ये सब क्या है? आपने हमसे झूठ क्यों कहा? बस बहुत हो गया, अब आपको आपकी इजाद सबके सामने दिखाना ही होगा। अब बारी बटुकनाथ के खोखले आविष्कार के तमाशे की थी। बटुकनाथ ने देखा कि सभी गांव वाले उसे नाराजगी से देख रहे थे। वो अंदर ही अंदर डर के मारे मरा जा रहा था। और कर खुद की वाहवाही, शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर बटुकनाथ। ये छोटा सा इजाद भी तू नहीं कर पाया। बटुकनाथ ने अपना आविष्कार दिखाना शुरू किया। उसने अपनी धोती का एक कोना कमर में बांधा और दूसरे दो कोनों को अपने हाथों से पकड़ लिया। बिना किसी को बताए बटुकनाथ ने दौड़ते हुए जोर से छलांग लगाई। अरे नहीं! उसने सोचा कि वो धीरे धीरे जमीन पर उतरेगा, लेकिन असल में वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से बटुकनाथ बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। गांव वालों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
और दूसरे दिन जब सब लोग बटुकनाथ से मिलने गए तब बटुकनाथ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस दिन मैदान में मैंने आपको सच झूठ सुनाया, आप पर इल्जाम लगाया, सबके सामने पढ़ाई की बेइज्जती की। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपके गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है बटुकनाथ जी। अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और एक नया ऐसा इजाद हम सबको सिखाइए।